पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेन एवर लोकसभा इज डिजोल्व, कि 94 जो आर्टिकल है संविधान का, उसमें कुछ प्रोविजन है। और क्या प्रोविजन है कि जब लोकसभा डिजोल्व होती है उससे संबंधित है, ऑफिस ऑफ स्पीकर बिकम्स वैकेंट एट विच अमंग द फॉलोइंग टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जैसे लोकसभा है वो भंग हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि स्पीकर है वो चला गया है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप 4 स्टेटमेंट पढ़िए पहले, उसमें से देखिए कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इमीडिएटली आफ्टर द लोकसभा डिजोल्व, क्या ऐसा है कि लोकसभा भंग हुई और लोकसभा का स्पीकर है वो भी अब चला गया? दूसरा क्या है कि इमीडिएटली आफ्टर न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, कि जैसे ही नई गवर्नमेंट आई है, शपथ दिलाई गई है, तो उसको लोकसभा का स्पीकर है वो चला गया। तीसरा है इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन फॉर न्यू लोकसभा इज कंप्लीटेड। और चौथा, इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सेशन ऑफ नेक्स्ट लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कि इसका राइट आंसर है वो है डी। डी, इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सेशन ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। जैसे ही मान लो 11 बजे का टाइम है लोकसभा का सेशन का, नई पार्लियामेंट, नई लोकसभा बनकर आती है, तो 11 बजे से 1 मिनट पहले आप मान सकते हैं कि उसको जो पुराने वाला स्पीकर था उसका कार्यकाल रहता है। जैसे ही नए मीटिंग स्टार्ट होती है, नया सेशन स्टार्ट होता है, उस टाइम में प्रोटेम स्पीकर है उसकी भूमिका आ जाती है, और प्रोटेम स्पीकर है वो शपथ दिलाएगा और बाकी के जो मेंबर है उनको फिर क्या है कि वो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 502, 502 क्वेश्चन नंबर है। क्या दिया हुआ है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपब्लिक। रिपब्लिक से रिलेटेड मतलब कि गणराज्य से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है। और क्या स्टेटमेंट है? इन ए रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली इलेक्टेड डायरेक्टली। पहली स्टेटमेंट ये बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं इसके बहुत समझाने की कोशिश नहीं करूंगा पहली स्टेटमेंट, जब ये आंसर देते टाइम में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वरना आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, हिंट नहीं देना आपको, सिर्फ स्टेटमेंट आप पढ़िए और फिर अपना दिमाग लगाइए कि क्या स्टेटमेंट में आपके अनुसार है। इट मीन्स वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल। क्या है? दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि जनता, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में ही वेस्ट होती है। तीसरा है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, कि कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास है, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होगा। तो आपको बताना है रिपब्लिक से रिलेटेड है वो कौन कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिपब्लिक से रिलेटेड। तो देखो, पहली स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? इन ए रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिया के केस में राष्ट्रपति, और अमेरिका के केस में क्या है? वहां पे भी राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली इलेक्टेड डायरेक्टली। अमेरिका में डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और इंडिया में क्या है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो इसका मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब ये नहीं हो सकता कि डायरेक्टली इलेक्टेड है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से वो, लेकिन वो इलेक्टेड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा महाराजाओं की तरह कि वहां पे एक मुखिया ही होना है। ठीक है, लेकिन यहां पे इलेक्टेड डायरेक्टली हो सकता है और इनडायरेक्टली हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे नहीं, यहां तक कि वो अंदाजा से लगा देंगे और वो गलत कर बैठेंगे। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या दी हुई है। इट मीन्स वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, मतलब कि जनता के पास में पूरा अधिकार है निर्णय लेने का, और बाहरी लोग उसके मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। मतलब बाहर का कोई राज्य है, बाहर का कोई स्टेट है, कोई देश है, वो इनके मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा, और जनता सुप्रीम है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तीसरी देखिए क्या है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। एनी प्रिविलेज्ड क्लास का मतलब ये हो गया कि यहां पे राजा महाराजा उसकी तरह नहीं होगा कि उसको एक ट्रीटमेंट दिया जाएगा और वो स्पेशल उसकी कैटेगरी के रूप में उसको कहीं कहीं को पद दिया जाएगा जिसमें कि टॉप पद भी शामिल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और उस स्टेटमेंट के अनुसार आपको बताना है क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। क्या यह बात करेक्ट है? दूसरी स्टेटमेंट देखिए, आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन, कि जो रशिया है वहां से लिया गया। क्या जो हमारे संविधान में स्पेशली जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है आइडियल ऑफ जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो कहां से लिया गया? दूसरी स्टेटमेंट ये। तीसरा, जस्टिस इज स्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो बताना आपको कि निम्नलिखित में से जो स्टेटमेंट 3 दी हुई है कौन कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ध्यान से समझिए और बताने का इसमें क्वेश्चन कीजिए। क्या ये स्टेटमेंट दूसरी ठीक है? ये दूसरी ठीक है कि जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये रशिया से लिया गया है। तीसरी क्या है? जस्टिस इज स्योर्ड थोड़ा वेरियस प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, और फंडामेंटल राइट से क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है, वो इंश्योर होता है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। अब आ जाते हैं पहली स्टेटमेंट पे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस है, उसका कॉम्बिनेशन है, उसका कॉम्बिनेशन है। तो जो स्टेट डेफिनेशन होती है जस्टिस की, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस दोनों को मिलाकर ही होती है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, मतलब ये इसकी एक किस्म से डेफिनेशन ही है। तो पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है और तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। तो डी इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनको ये बात समझ में आई होगी और पॉलिटिक्स को ढंग से भी पढ़ रहे होंगे। फिर भी क्या है, अगर आप चाहें तो जो आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जो पेड स्टूडेंट है। तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, किसी ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो जरूर ज्वाइन कर ले, बहुत सारा फायदा होने वाला है। जो बच्चे फ्री में काम चलाना चाहते हैं, थोड़ा टाइम पास करना चाहते हैं, उनसे जो बच्चे थोड़ा सिंसियर होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी लर्निंग पे, उनको फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 504, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इंडिकेट दैट पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन इन आवर प्रीएम्बल। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड या वर्ड्स है इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिकेट करते हैं मतलब उसका मतलब जो निकलता है इंटरप्रिटेशन में वो वही निकलता है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन। जनता है वही एक किस्म से सुप्रीम राइट है उनके पास में, जनता के पास ही फाइनल डिसीजन है, जनता के पास ही फाइनल डिसीजन है और उनके मामलों में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह बात प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड बताता है, यह बात प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड है वो बताता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में आया था, वहां पे भी ये बात हुई थी कि सोवरेनिटी, जो जनता है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है जनता के पास में, जनता के पास में संपूर्ण सत्ता है इसकी, किससे रिलेटेड? पॉलिटिकल राइट है जनता के पास में कि उसके मामलों में कोई बाहर देश है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये इसका सोवरेनिटी का मतलब यह है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, जहां तक प्रीएम्बल का सवाल है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है जो आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सभी का एग्जाम लेती है। तो वो एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको ये बताना है कि उसकी जो टर्म है, कार्यकाल है, वो कितने समय का होता है और ऑप्शन दिए उसी के अनुसार ही आपको बताना है। ऑप्शन दिए वो है उसी के अनुसार ही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 6 साल या क्या कि जो 65 साल है ना, या तो वो 65 साल का, मान लो कोई 62 ईयर्स में बना है तो उसको 3 साल ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई 55 का बन गया तो उसको कितना है? 6 साल मिलेगा। मैक्सिमम रिटायरमेंट एज है वो 65 ईयर्स है और 6 साल मैक्सिमम कार्यकाल। दोनों में से जो पहले हो जाएगा वो उसका चलता बनेगा। सी आंसर हो जाएगा 505 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ए स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट। इस तरह के जो फिलोसफिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे जो कि पूरा समझने की कोशिश नहीं करते हैं अच्छे ढंग से, इसको अखबार वगैरह पढ़ना, जो डिबेट होती है अलग अलग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू पे, वो इनको हेल्प करती है, इन चीजों को समझने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बताओ क्या है कि स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, किसके बगैर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री। देखो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहां पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कि किसी न किसी तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी वो राज्य माना जाएगा, तभी वो देश माना जाएगा। चाहे वो ऑटोक्रेट गवर्नमेंट हो, तानाशाही हो, प्रेसिडेंशियल हो,
पार्लियामेंट्री हो, डेमोक्रेटिक हो, तो उसको एक किसी भी तरीके की वहां पे शासन होना चाहिए, कोई राजा महाराजा बेशक ही हो, उसको फिर क्या है कि देश माना जाएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगी ये सारी डेफिनेशन। स्टेट हैज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ये 4 चीजें होनी चाहिए। जो पीछे सेशन हुए थे उसमें आया था ये क्वेश्चन कि बताओ निम्नलिखित में क्या फीचर होना चाहिए, तो वहां पे सॉवरेनिटी एक आंसर था। ठीक है, और इसमें क्या है, गवर्नमेंट वाला आंसर हो गया। तो आगे ध्यान रखना कि जो ऊपर वाले 2 हैं उसमें से भी क्वेश्चन कहीं न कहीं बना मिलेगा आपको। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से पार्लियामेंट की कौन सी स्टैंडिंग कमेटी है, वो नहीं है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो बताने की कोशिश कीजिए क्या है स्टैंडिंग कमेटी कौन सी। पब्लिक अकाउंट कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी का मतलब स्थायी कमेटी समिति होती है ये। ठीक है, जो परमानेंटली रहती है। एक होती है एडॉक कमेटी जो कि परमानेंटली नहीं रहती है। ठीक है, तो एस्टिमेट कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, दोनों स्थायी कमेटी है। अब तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी स्थायी कमेटी है। कंसल्टेटिव कमेटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए कई बार क्या है कि कुछ समय के लिए कंसल्टेटिव कमेटी होती है जो कि मामलों से रिलेटेड कोई डीप मामला है, जैसे कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना है, तो ये एक डीप मामला है और इसके ऊपर अस्थायी रूप से कोई कमेटी बना दी जा सकती है जो कि कंसल्टेटिव कमेटी हो सकती है। तो इस तरह के मामलों को एडॉक कमेटी या कंसल्टेटिव कमेटी भी होती है। एडॉक कमेटी में कई टाइप की हो सकती है जिसमें कि कंसल्टेटिव कमेटी भी एक है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड टू यूनियन बजट। बजट से रिलेटेड देखो कई टाइप के मोशन होते हैं, आपने देखा होगा, पीछे क्वेश्चन आया था अभी थोड़ी देर पहले में, या आएगा कि अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी एक होता है, कॉन्फिडेंस मोशन भी एक होता है। ठीक है, तो कुछ एक मोशन है जैसे कि बजट से रिलेटेड कौन सा मोशन है, बजट से रिलेटेड कौन सा मोशन है जो प्योरली बजट से रिलेटेड है, तो यहां पे है वो कट मोशन। कट मोशन बजट से रिलेटेड होता है जिसमें कि पॉलिसी कट है, इकोनॉमी कट है, टोकन कट है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी है, मैंने पूरी डिटेल में समझाया है। अलग अलग टाइप के कई लेक्चर हैं कट मोशन के ऊपर है, उसके ऊपर आप जरूर देख सकते हैं। On which of the following date United Nations General Assembly ratified its Universal Declaration on Human Rights? बहुत ही टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको यह बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने मानव अधिकारों पर अपनी सार्वभौमिक घोषणा की पुष्टि की, वो डेट बतानी है कि किस दिन अब उन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिक्लेरेशन की थी, ह्यूमन राइट के ऊपर डिक्लेरेशन की थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948। जब आपको 1948 अगर आपको पता है तो 10 दिसंबर भी जरूर पता होगा फिर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दैट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एट इट्स 3rd सेशन ऑन 10 दिसंबर 1948 को। तो 45 के बाद 3 सेशन हो गए। 10 दिसंबर 1948 के में ये एक उसमें फ्रांस में हुआ था, पेरिस में, वहां अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन। ऑफ द वेरियस ग्राउंड बिलो which is one criteria on which discrimination by the state is not prohibited in आर्टिकल 15 of the constitution। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और अगर आपने समझा, इसको कभी ध्यान से पढ़ा है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, वरना क्या है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा गलत होने की संभावना भी है। समझिए इसको, क्वेश्चन वो क्या है कि क्वेश्चन क्या है, समझिए। ऑफ द वेरियस ग्राउंड बिलो which is one criteria on which discrimination by the state is not prohibited, कि राज्य वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। रोका नहीं गया भेदभाव करने से, राज्य को, स्टेट को रोका नहीं गया है भेदभाव करने से, मतलब कि भेदभाव कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में किस आधार पे भेदभाव कर सकते हैं, क्या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कर सकते हैं, रेस के आधार पे कर सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पे कर सकते हैं, जाति के आधार पे भेदभाव कर सकते हैं। तो कोई भी राज्य, जैसे हम साउथ की बात करते हैं, या आपने आईबीपीएस का फॉर्म कभी भरा हो बैंकिंग में, वहां पे एक बार ये लिखा होता है कई बार कि अगर आपको गुजरात में चाहिए तो आपको भाषा वही आनी चाहिए, गुजराती आनी चाहिए, भाषा के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। अगर आपको पंजाब में चाहिए तो पंजाबी आनी चाहिए, ठीक है, पंजाबी आनी जरूरी है। तो भाषा के आधार पे वो भेदभाव कर सकते हैं राज्य, ठीक है। तो क्या हुआ, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा।
आपने शायद ध्यान से पढ़ा हो तो इसका आंसर जरूर दे दिया होगा आपने। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 15(1) क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम। सो लैंग्वेज कैन बी ए ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर envisaged by the right to freedom in the Constitution of India? क्या है? Which of the following are, निम्नलिखित में से which of the following are envisaged by the right to freedom in the Constitution? Right to freedom है वो एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से हैं उसमें, कौन कौन से प्रोविजन है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, protection in respect of conviction for offenses, protection of freedom of profession, provision of untouchability। तो फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में कौन कौन सा आएगा? यहां पे ये मतलब है इसका कि राइट टू फ्रीडम में कौन कौन सा फ्रीडम है वो आ रही है, या उसको एक किस्म से वो प्रोविजन है उससे रिलेटेड, जो आर्टिकल दिया है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देखो यहां पे दूसरा और तीसरा, आपके पास फ्रीडम है किसकी? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। क्या आप अपने व्यवसाय का कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। आप सीए बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, ये बात ठीक है, तीसरे वाली होगी करेक्ट। दूसरा देखिए कि दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आपके पास अधिकार है, ये आजाद है आप इसके लिए कि आपको ऑफेंस के लिए, अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है तो उसके लिए अपने आप को बचाने का अधिकार है, अपने आप को वकील करने का अधिकार है। जैसे कि निर्भया के जो हत्यारे थे, निर्भया के जो दोषी थे, उनको भी अपने आप को वकील करने का, पूरा लड़ाई लड़ने का अधिकार था। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये फंडामेंटल जो फ्रीडम है ना उसमें नहीं आता। आप देखिए थोड़ा जो कौन कौन सा है, देखो 19 से लेकर 22 आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या है? 19 से 22 आर्टिकल में जो चीजें शामिल है ना वही इसमें आएगा इस क्वेश्चन में। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, और जो फ्रीडम से रिलेटेड 6 राइट दें। कौन कौन से 6 राइट है वो? एक है पहला, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19 है। दूसरा क्या है? आर्टिकल 19 में हो गया ना ये 6। दूसरा क्या है? अगला देखिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी था, तो उससे रिलेटेड भी आपको आजादी है, ऐसा आप कर सकते हैं। तीसरा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी प्रोटेक्शन है, वो भी आपको आजादी है उसकी। फिर है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A, और फिर आगे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये आपको आजादी है आर्टिकल 22। ये कहीं ना कहीं राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। ठीक है, 19 से रिलेटेड 22 अगर आप वहां पे पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें जरूर आपके ध्यान में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? निम्नलिखित में से पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी है वो कौन सी है या कौन कौन सी है, ये आपको बताना है। कौन सी फाइनेंस कमेटी है? आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो एक फाइनेंस कमेटी है। एस्टिमेट कमेटी भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है, जो बजट वगैरह होता है ना उसका एस्टिमेट होता है, उसके ऊपर ये कमेटी होती है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उससे रिलेटेड। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये तीनों ही कमेटी कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल कमेटी है तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 513। ए प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ पर्सन इज ए। कौन सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत ही फिरकी वाला क्वेश्चन है। मतलब आपका कहीं ना कहीं क्या है कि गलत हो सकता है। ए प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 226 इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, कौन सी है? सिविल प्रोसीडिंग है क्या? क्रिमिनल प्रोसीडिंग है क्या? जुडिशियल प्रोसीडिंग है क्या? स्टैट्यूटरी प्रोसीडिंग है क्या? डिटेंशन ऑफ पर्सन,
और आर्टिकल 226 क्या है कि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अगर किसी आदमी को पुलिस ने या किसी अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है। यहां पे 226 आर्टिकल लिख दिया स्पेशल, तो इसलिए क्या है कि मामला फंडामेंटल राइट करने के बजाय उसने 226 करके एक फिरकी ले ली है। ठीक है, मतलब आपको हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब आ जाता है डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, मतलब कि एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, तो किस तरह का मामला बन रहा है, वो किस तरह की प्रोसीडिंग है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। देखिए आप अब पूरा देखिए पूरे इसको आंसर को कि अंडर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, इसमें क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, अगर किसी को डिटेन किया है तो कोर्ट कौन सा ऑर्डर जारी करेगा, कोर्ट आदेश कौन सा देगा, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब हेबियस कॉर्पस आया वो रिट इश्यू कर सकता है कोर्ट। तो कोर्ट इंटरवेंस एंड आस्क द अथॉरिटी टू प्रोवाइड द रीजन फॉर सच डिटेंशन। तो ऑल प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 आर आइदर सिविल और क्रिमिनल। 226 में जो सारी प्रोसीडिंग है ना, मतलब जो जितने भी टाइप की रिट होती है वो क्या है, सिविल हो सकती है या क्रिमिनल हो सकती है, लेकिन ये कौन सी है, डिटेंशन वाली, ये डिटेंशन वाली क्रिमिनल है। व्हेन ए पर्सन आस्क फॉर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, दिस इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो यहां तक था, हमारा क्वेश्चन है वो यहां तक था कि व्हेन ए पर्सन आस्क फॉर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, तो इस केस में क्या है कि जो प्रोसीडिंग होने वाली है, जो कार्रवाई होने वाली है अदालत में, वो क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की होगी। बट व्हेन ए पर्सन आस्क फॉर एनी अदर रिट, कि मान लो कोई दूसरे मामले पे रिट इश्यू करवाता है, तो बाकी जो रिट होती है ना, बाकी सिविल प्रोसीडिंग है उससे रिलेटेड होती है, बाकी क्या है, सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा डीप में क्वेश्चन है, जो बच्चे इनको रट्टा मारने के बजाय थोड़ा समझा भी होगा उन्होंने, वही इसका आंसर दे पाएंगे। नॉर्मल बच्चा जल्दी जो ऊपर ऊपर पढ़ने वाला आंसर इसका नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 514 है, वो क्या है, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, कि कोई भी बंदा है, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज, एक व्यक्ति भारत का नागरिक कब नहीं होगा, कब नहीं होगा भारत का नागरिक, लिव्ड इन ए फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 5 years, अगर वो 5 साल से ज्यादा किसी देश में रहता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्या ऐसा है, ठीक है। बीन कन्विक्टेड बाय फॉरेन कोर्ट ऑफ लॉ, कि किसी ने किसी को, किसी दूसरी अदालत ने, विदेशी अदालत ने उसको कन्विक्ट कर दिया, दोषी घोषित कर दिया, इसलिए भारत की नागरिकता उसकी चली गई। क्या ऐसा है। वॉलेंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, एक्सेप्टेड एम्प्लॉयमेंट इन अनदर कंट्री, कि अगर किसी दूसरे देश में उसने रोजगार को एक्सेप्ट किया, रोजगार कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो भारत का नागरिक नहीं होगा क्योंकि वो जॉब कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये सी है इसका आंसर होगा। वॉलेंटरी मतलब कि अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है उसने, तो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा क्योंकि उसने दूसरी देश की नागरिकता ले ली है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन लोकसभा ऑन ए पर्टिकुलर डे, कि एक पर्टिकुलर दिन में मैक्सिमम स्टार्ट क्वेश्चन है वो कितने पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब एस्ट्रिक लगा हुआ वो वाला, ऐसे करके क्वेश्चन होता है, मौखिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो कितने हैं, 20 क्वेश्चन है, वो स्टार्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या स्टार्ट क्वेश्चन इज वन विच ए मेंबर डिजायर्ड एन ओरल आंसर इन द हाउस, कि एक जो मेंबर है, एमपी है, वो ओरल आंसर चाहिए उसको हाउस में। ठीक है, और उस क्वेश्चन को क्या है कि एस्ट्रिक लगाकर अलग से चिन्हित कर दिया जाता है, डिस्टिंग कर दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का When a question is answered orally, supplementary question can be asked thereon। तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई, और ऐसे क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका पूरा लब्बोलबाज हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 516 आपका, 516। इन एन इलेक्शनरिंग हैज टू बी स्टॉप्ड इन ए कंस्टिट्यूंसी। जो चुनाव प्रचार है एक निर्वाचन क्षेत्र में, एक जब इलेक्शन होता है लोकसभा या राज्यसभा का, इसका विधानसभा का, तो कितने घंटे पहले है चुनाव बंद हो जाना चाहिए, चुनाव प्रचार पे रोक लगती है कितने घंटे पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताओ कितना, इसका क्या आंसर होगा इसका। देखो 48 घंटे जब वोट पोलिंग स्टार्ट होती है, मतलब जब मत पड़ना स्टार्ट हो जाता है, चुनाव होना स्टार्ट हो जाता है, उससे 48 घंटे पहले है वो उसका प्रचार नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, बिफोर आवर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पोलिंग 48 आवर्स, इसका सी आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा।
व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अर्लियर टू लेटर अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्या क्वेश्चन है समझिए इसको। आपको कर्म अनुसार लगाना है कि पहले प्रेसिडेंट कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा था। 517 में से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें बहुत आसान है आपका तरीका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इसका मतलब सबसे पहले तो बी होना चाहिए, तो बी तो एक में है, तो आप इससे ही आंसर दे देंगे, इससे ही आंसर दे देंगे। मतलब एक का भी अगर आपको पता है ना कि पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में राष्ट्रपति कौन बने थे, अगर यही पता है, जो कि मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा, क्योंकि जिस बंदे को इतना पता नहीं होगा ये इस प्रेजेंटेशन को देख नहीं पाएगा, उसका लेवल बच्चे का इतना नहीं होगा, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन का लेवल ठीक है और उसी बंदे का इंटरेस्ट बनेगा, उसी बच्चे का जिसका लेवल ठीक ठाक होगा। तो इतना लेवल वाला तो चाहिए हमें इस प्रेजेंटेशन देखने के लिए, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे और थोड़ी क्लियरिटी होगी कि 1962 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में बने थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उसके बाद में है ये सेशन पहले में आ चुका है डॉक्टर ये जाकिर हुसैन का क्वेश्चन आया था, हमने कहीं हुसैन का डॉक्टर जाकिर हुसैन का किया था कि वहां उनका देहांत हो गया था ऑफिस के अंदर। उसके बाद वीवी गिरी है आए थे जो कि पहले एक्टिंग थे और बाद में रेगुलर भी बन गए थे। और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जिनके दौरान इमरजेंसी लगी थी तो वो भी राष्ट्रपति बने थे। तो इस रूप में आपको ये याद कर लेना, मैं उम्मीद करता हूं ये याद भी हो गया होगा आपको। और पहले कहीं न कहीं जब सेशन कर रहे थे हमने वहां लिंक बना होगा आपका। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, एक व्यक्ति कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है या कितनी जगह मैक्सिमम कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है, मैक्सिमम कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन वही इसका आंसर दे पाएंगे जो थोड़ा करंट अफेयर्स भी रखते हो दिमाग में, मतलब जिन्होंने पॉलिटी पढ़ ली होगी ढंग से और साथ में क्या है कि अप्लाइड पोर्शन है उसका पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी। आपने देखा होगा जब अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे पहले, उसमें राहुल गांधी दो जगह से खड़े हुए थे, एक तो यूपी से और दूसरा केरला से। तो एक जगह से हार गए थे, एक जगह जीत गए थे। उससे पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी है वो दो जगह से खड़े हुए थे, एक गुजरात से हुए थे, एक यूपी से खड़े हुए थे, दोनों जगह से जीत गए तो एक उनको छोड़नी पड़ी थी। मैक्सिमम दो जगह से खड़े हो सकते हैं, इससे अलावा नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर है। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया, कि इंडिया में अभी तक किस टाइप की इमरजेंसी नहीं लगी है, कौन से टाइप की इमरजेंसी नहीं लगेगी, ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटरनल इमरजेंसी वाली तो लगी है, इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो वाली। एक्सटर्नल इमरजेंसी है वो भी लगी हुई है, क्योंकि 3 बार लगी, 2 बार एक्सटर्नल वाली लग गई। स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है राष्ट्रपति शासन वाला और राज्यों में लगता रहता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फिर कभी अभी तक ये लगी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 1991 90-91 में संकट आया था जिसमें कि इराक ने कुवैत पे अटैक किया था और भारत को अपना 46 टन सोना गिरवे भी रखना पड़ा था, चंद्रशेखर की सरकार थी। तो बहुत ज्यादा हालात 17-18% है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन गया हुआ था। और कहने का मतलब है कि उस टाइम में और भी बहुत सारे रीजन थे जिसमें स्ट्रक्चर रीजन भी थे उसको बुरी हालात करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम में भी नहीं लगी थी और शायद क्या है कि आगे भी नहीं लगे। मैक्सिमम चांसेस है कि क्या अब लग सकती है इमरजेंसी, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की डिप में तो इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। चलो डी क्वेश्चन नंबर आ जाता है 520 अब। ठीक है, 520 की फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स इज द प्रिंसिपल ऑफ। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है ना तो ही दे सकते हैं आंसर। जो नॉर्मल टाइप की किताब होती है उस, या फिर अगर आपने नॉर्मल टाइप की किताब, लक्ष्मीकांत टाइप की किताब भी पढ़ी है ना तो फिर आपको करंट अफेयर्स के साथ में क्लब करेंगे तभी आंसर दे पाएंगे, वरना सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं दे पाएंगे आंसर। ठीक है, या फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो और फिर करंट के साथ में कंबाइन किया हो तो समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर क्या आएगा,
ठीक है, क्या दिया हुआ यहां पे कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। इसका राइट आंसर है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को समझिए पहले तो, कम्युनलिज्म होता क्या है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट से कुछ समझ में भी आएगा शायद आपको, ठीक है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, और नीड इज ए स्लोगन पॉपुलराइज्ड बाय कार्ल मार्क्स इन 1875। ये एक स्लोगन था, जैसे महात्मा गांधी के स्लोगन होते थे ना, सुभाष चंद्र बोस के होते थे, तो वहां पे कार्ल मार्क्स ने का भी एक स्लोगन था। तो कब था ये? 1875 में था। 1875 में ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो आप जानते हो कि जो मार्क्सिज्म है या कार्ल मार्क्स है, उसकी फिलोसफी क्या थी कि राज्य है, मतलब स्टेट है, उसका अधिकार होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। और वो क्या है कि आगे फिर इक्वलिटी लाए और इस तरह की चीजें की जनता है, मतलब वो कैपिटलिज्म के पूरा अगेंस्ट थे, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। तो उस सिद्धांत के ऊपर है क्रिटिक्स ऑफ ए गोथा प्रोग्राम इन द मार्क्सिस्ट व्यू सच एन अरेंजमेंट विल बी मेड पॉसिबल बाय द अबंडेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए डेवलप्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी विल प्रोड्यूस्ड। Idea is that will the full development of scientific socialism and unfettered productive forces there will be enough to satisfy everyone needs। जो उनकी कल्पना थी, जो उनका क्या मानना था कि अगर जो कम्युनिज्म है उसी के अनुसार सोसाइटी पूरी डेवलप हो जाती है ना, तो कोई भी इंसान भूखा नहीं मरेगा, सबके पास पैसा होगा, ठीक है, सबके मतलब सब अपनी नीड को एटलीस्ट पूरा कर पाएंगे, सब अपनी नीड को एटलीस्ट पूरा कर पाएंगे। ये एक किस्म से उनकी एक सोच थी, ये एक विचारधारा थी। हालांकि ये विचारधारा क्या है कि देखने में बड़ी लगती है और स्टार्टिंग में कुछ सफलता भी मिली, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर स्टेट सब कुछ करके देगा गरीब लोगों को, तो गरीब लोग कमाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। गरीब भी कब कमाने की कोशिश करता है? जब उसके ऊपर प्रेशर होता है। लोग कमाने की कोशिश तब करते हैं जब प्रेशर होता है। मतलब स्टेट बोलेगा भाई आपको अपना कमाना है खुद, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है। तो उस हालात में क्या होता है, कैपिटलिज्म का सक्सेस का रीजन ये है। कैपिटलिज्म सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि जब आपको लगता है कि यार मेरे से कोई आगे जा रहा है, उसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, तभी लोग सक्सेस की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन अगर ये हो जाए कि नहीं, स्टेट ही सब कुछ कर लेगा, तो लोग काम करना ही छोड़ देंगे, लोग काम करना भी छोड़ देंगे। इसके ऊपर पूरा डिटेल में लगभग 50 लेक्चर भी सोशियोलॉजी के बने हुए हैं। फ्रंटियर आइज की वेबसाइट पे बहुत सारे लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे। अगर इसको डीप करना है, कार्ल मार्क्स लिखकर आप फ्रंटियर आइज लिखेंगे, सोशियोलॉजी लिखेंगे, तो आपको वहां पे इससे डिटेल में लेक्चर मिलेंगे। विद रेफरेंस टू द जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पहले भी आए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, जब ये सीरीज चल रही है उसमें, तो आपको शायद उससे क्लैरिटी और आ गई होगी। और हाल फिलहाल में कि जोनल काउंसिल भी हुई थी, जिसका कि मैंने जिक्र भी किया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कुछ स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर आपको बताना है क्या है। जोनल काउंसिल आर एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। जोनल काउंसिल कब बनी, उसका एक परिणाम है, मतलब 1956 का एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसकी वजह से या उसका प्रावधान है जोनल काउंसिल, उसी के तहत बना। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल। देखो 5 जोनल काउंसिल है, ठीक है, एक सेंट्रल हो गई और फिर एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गई, 5 सेंट्रल काउंसिल है। क्या प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ऊपर वाली 2 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है, या दोनों गलत है, दोनों ठीक है, क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 521 का ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है इसका कि ये बात तो ठीक है, इसका जो होम मिनिस्टर होता है ना, वो चेयरमैन होता है, होम मिनिस्टर चेयरमैन होता है। और उसके बाद जो वाइस चेयरमैन होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है वाइस चेयरमैन है, वो होगा चीफ मिनिस्टर, 1 साल के लिए, रोटेशन के आधार पे होता है, रोटेशन होता रहेगा, क्योंकि कई राज्य आ जाते हैं उसमें, तो हर राज्य का एक बार चांस मिलेगा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। सोशलिस्ट थिंकर एडवोकेट द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी इन। सोशलिस्ट थिंकर advocate the extension of the right to equality in।
पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर, सोशल स्फेयर और लीगल स्फेयर। इसका आंसर देने की कोशिश करें, इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्या है इसका मतलब? जैसे क्वेश्चन में वैसे इंडिकेट दिया हुआ है, एक निशाना दिया हुआ आपको कि सोशलिस्ट थिंकर एडवोकेट द एक्सटेंशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी इन सोशल स्फेयर। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो अप्रोच ही क्या है कि राइट टू इक्वलिटी है। पूरे समाज में वो इक्वलिटी की तो वकालत कर रहे हैं ना, वो पूरे समाज में इक्वलिटी की वकालत कर रहे हैं। तो वो जो उनकी अप्रोच है सोशल स्फेयर तक है। ठीक है, सोशलिज्म, आप इसको पूरा चाहें तो इसका पीडीएफ है, वो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिमिनल लेयर है। क्रिमिनल लेयर का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है जो ये वीडियो देख रहे हो उसमें से कुछ जो स्टूडेंट है वो क्रिमिनल लेयर की कैटेगरी में हो सकता हो। तो जो क्रिमिनल लेयर है उसका कॉन्सेप्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रुप से संबंधित है? ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कास्ट, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस या ग्रुपिंग बेस्ड ऑन मिल्क कंजम्पशन। ये क्रिमिनल लेयर कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो इकोनॉमिक स्टेटस। देखो जो ओबीसी कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी होती है ना, उनको सोशल स्टेटस के आधार पे रिजर्वेशन मिलती है। ये कोई सोशली बैकवर्ड है तो रिजर्वेशन मिली, लेकिन उसमें क्या है कि एक पेच लगा दिया। जैसे SC ST केस में कंप्लीटली क्या है कि बेस्ड ऑन सोशल, लेकिन जो हमारे संविधान में रिजर्वेशन दिया गया था जब इकोनॉमिक रिजर्वेशन से पहले, वो था कंप्लीटली बेस्ड ऑन सोशल बैकवर्डनेस। उसमें एक पेच लगाया गया था कि इकोनॉमिक स्टेटस जिनका अच्छा है वो क्रिमिनल लेयर कहलाएंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेंगी जॉब या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो इस पे थोड़ा और भी पढ़ भी सकते हैं कि इनका संबंध थोड़ा और किससे है। ठीक है, क्रिमिनल लेयर इज ए टर्म यूज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स टू रेफर द रिलेटिवली वेल्थियर एंड बेटर एजुकेटेड मेंबर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बेनिफिट प्रोग्राम। की जॉब में और जो संस्थाएं होती हैं उसमें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय, लेकिन ये जो टर्म है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये 1971 में इंट्रोड्यूस हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ज्यादा आगे लगा दिया कि ये क्रिमिनल लेयर को नहीं मिलेगी, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो पहले से ही थी। ठीक है, तो क्या है, सतनथान कमीशन है 1971 में, उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, विच डायरेक्टेड दैट क्रिमिनल लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजर्वेशन कोटा ऑफ सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज गारंटेड टू द ओबीसी। तो यहां पे पहले ही जिक्र चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है 524, 524। ठीक है, ए बिल रेफर टू ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय। ज्वाइंट सिटिंग के टाइम में जब बिल पे वहां पे डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, उस टाइम में कितने मेजोरिटी से पास होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसमें ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, क्योंकि दो अलग अलग प्रक्रिया। यहाँ पे जो नॉर्मल बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल जिसको बोल रहे हैं, उसमें सिंपल मेजोरिटी है दोनों हाउस की जो प्रेजेंट होती है वो उससे पास होना जरूरी होता है। तो 524 का आंसर क्या हो जाएगा? 524 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह की ज्वाइंट सिटिंग में क्या प्रावधान होते हैं और कौन से टाइप के अमेंडमेंट ज्वाइंट सिटिंग में हो सकते हैं। A member of parliament will lose his membership of parliament if he is continuously absent from the session for। कि कितने दिन तक वो कंटिन्यूसली एब्सेंट रहे, कंटिन्यूसली एब्सेंट रहे कितने दिन से। और एब्सेंट का मतलब यहाँ पे जो होते हैं ना, अर्जोनमेंट मोशन हो गया, कल सुबह तक कर दिया, दोपहर तक कर दिया, 2 दिन तक कर दिया, वो नहीं, कंटिन्यूस एब्सेंट की बात कर रहे हैं, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है वो है इसका 60 दिन। 20 का आंसर है, 60 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, ए मिड टर्म पोल इज कंडक्टेड। मिड टर्म पोल कब करवाया जाता है? मध्यवर्ती चुनाव कब होता है? लोकसभा डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। पहला है कि अगर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है टर्म कंप्लीट करने से पहले, या इलेक्टेड मेंबर रिजाइन कर दे अपनी सीट से। देयर आर डिस्क्रिपेंसी इन वोटिंग, ऑल एमपीज ऑफ ए पॉलिटिकल ग्रुप पार्टी रिजाइन। तो ये कब होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कि लोकसभा है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब कोई पार्टी का बहुमत नहीं बन रहा है, और
वो सरकार कोई दूसरा और बना नहीं पा रहा है। तो इस तरह के हालात में मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, और जब ये कोई मेंबर होता है वो रिजाइन करे तो फिर उस टाइम में क्या होता है, बाईपोल इलेक्शन होते हैं। उसमें क्या होता है, बाईपोल इलेक्शन होते हैं, जिसको उपचुनाव बोलते हैं। तो उपचुनाव और जनरल इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन, ये 3 टर्मिनोलॉजी है जो कि अक्सर यूज की जाती है। Of the following who held the office of judge of the Supreme Court and Speaker of the Lok Sabha, निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने की, इसका ऊपर भी पहले जो 500 क्वेश्चन जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र आया, एक बार हल्का सा जिक्र आया था एक बार। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है के.एस. हेगड़े। इसके बारे में थोड़ा आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं कि क्या है इनकी प्रोफाइल, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे ढंग से इसने लोकसभा को भी चलाया था। तो के.एस. हेगड़े है ना, वो स्पीकर थे 6th लोकसभा के। was unprecedented in the sense that he was chosen to occupy the high office in his first term as a member of Lok Sabha, और पहली बार ही लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। आमतौर पे क्या होता है, सीनियर को बनाया जाता है कि जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, लेकिन इनको वैसे तो एक्सपीरियंस था लेकिन लोकसभा में पहली बार चुनकर आए थे। तो ये भी एक इसमें से बहुत ऐतिहासिक था कि लोकसभा में पहली बार चुनकर आए और उनको स्पीकर बना दिया। ठीक है, अनप्रेसिडेंट था, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। हिज प्रोफेशनल करियर इज ऑल्सो यूनिक, बहुत ही उसका यूनिक करियर था कि वो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके थे जुडिशरी में जाने से पहले। उसके बाद वो जुडिशरी में गए और वहां पे उन्होंने जुडिशियल बैकग्राउंड में बहुत अच्छा काम किया और उसको काफी एक्सपीरियंस भी हो गया था इसका। और फिर पार्लियामेंट में इसका बाद में लोकसभा में भी आए, वहां पे भी उनका बहुत ही अच्छा काम था। तो इसके ऊपर थोड़ा और आप रिसर्च करें कि ऐसी क्या खास बात थी उन्होंने कि वो बगैर किसी बायसनेस, बिना किसी बायसनेस के उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया, जुडिशरी में भी, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। तो ऐसे भी रहे हैं। आगे देखिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। मतलब कि जो राज्यों की विधानसभा में बिल पास होंगे, मनी बिल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है देश में 360 वाली, तो ऐसी हालात में क्या हो सकता है, कौन कंसीडर करेगा, किसके पास भेजे जाएंगे अप्रूवल के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। ठीक है, प्रेसिडेंट है। यहां पे जो प्रेसिडेंट की बात आती है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि फिर वो केंद्र सरकार की बात आती है। मतलब केंद्र सरकार के पास शक्ति है, वो ज्यादा आ जाती है। फाइनेंशियल मैटर में एक किस्म से सरकार ज्यादा यूनिटरी काम करना स्टार्ट कर देती है। अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल भी लिखा है किसी अखबार में, एडिटोरियल, कि अमेरिका की हालात है कोरोना वायरस में, इसके पीछे ज्यादा खराब होने की रीजन ये भी है कि वहां पे सरकार फेडरल है, और इंडिया की पोजीशन बेटर इस वजह से भी है क्योंकि यहां पे यूनिटरी है। मतलब कि राज्यों के और केंद्र का जो बैलेंस है, केंद्र के पक्ष में ज्यादा है, तो केंद्र वहां पे डिसीजन ले सकता है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे डिसीजन लेने की पावर ज्यादा है, वहां पे इंटरनल मामलों में इतनी पावर नहीं है, इसलिए कोरोना वहां पे ज्यादा फैला है। तो ये एक डिबेट है, किसी आप न्यूज़पेपर में पढ़िए। ठीक है, और आप यूपीएससी या एचएस या किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मेंस लिखना है तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉय होती है उनकी सैलरी वो रिड्यूस होने की संभावना बढ़ जाती है, रिड्यूस हो सकती है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और जितने भी मनी बिल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं, और वो राज्यों को डायरेक्ट कर सकते हैं उस केस में कि किस तरह के सिद्धांत को इकोनॉमिक मेजर्स लेने, मतलब कट कहां पे करना उनको। In the Constitution of India, fundamental rights. In the Constitution of India, the fundamental rights forms a part of the original Constitution, were added by 4th Amendment, were added by Parliament in 1952, were added under the 42nd Amendment. तो क्या है संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है ए। जब संविधान बना था ना उसी टाइम में ओरिजिनल में ही ये मेन था,
फंडामेंटल राइट है वो उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया था। और जो आर्टिकल भी यहां तक कि 12 से लेकर 35 आर्टिकल, मतलब जब आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो क्या है, देश क्या है, राज्य, मतलब उससे रिलेटेड थी चीजें, सिटीजनशिप वगैरह से रिलेटेड। फिर अगली बात स्टार्ट होती है ना, सीधा फंडामेंटल राइट से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है शुरू से ही। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हु नॉमिनेट्स पर्सन फॉर वेरियस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू फॉरेन कंट्रीज। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर इसको लाइन को अगर नहीं समझे तो इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, भले ही आपका कितना नॉलेज हो। लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन नॉमिनेट करता है, जो वेरियस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, पार्लियामेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से बात नहीं हो रही है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जो डेलीगेशन जाते हैं, मतलब कुछ राज्यसभा के मेंबर मिलकर, कुछ लोकसभा के मेंबर मिलकर एमपी जाते हैं दूसरे देशों में एज ए डेलीगेशन के रूप में, कोई स्टडी करने के लिए, कोई वहां की डेमोक्रेसी को समझने के लिए। तो उसको नॉमिनेट कौन करता है, उसको नॉमिनेट कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास कुछ एक ज्यादा यूनिक पावर है तुलना में किसके, वो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसकी तुलना में। तो ये भी एक उसमें से पावर है, ये भी एक उसमें से पावर है। क्या है? स्पीकर है सर्टेन अदर फंक्शन टू परफॉर्म एज द हेड ऑफ द लोकसभा। वो हेड ऑफ द लोकसभा के अलावा भी है, सी और ही, जो भी स्पीकर है उसकी बात हो रही है यहां पे, कि वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप आईपीजी का एक मेंबर भी होता है, जो कि 1949 में सेटअप किया गया था आईपीजी। और वो कौन होता है? वो स्पीकर होता है किसका? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है। विच फंक्शन एज द नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप एंड द मेन ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। In that capacity, members of various Indian parliamentary delegation going abroad are nominated by her after consulting the chairman of Rajya Sabha। तो जब ये भेजती है, नॉमिनेट करती है, कौन या करता है, तो उस टाइम में वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के साथ कंसल्ट करता है और स्पीकर लीड। और ज्यादातर केसेस में ऐसा भी होता है कि स्पीकर खुद भी जाता है, खुद लीड करता है इस तरह के डेलीगेशंस को। और इसके अलावा स्पीकर होता है ना, वो चेयरमैन भी होता है किसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया, कि जितनी भी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है ना, उनका चेयरमैन भी, जो ये बॉडी होगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इनके जो ग्रुप होता है उसका चेयरमैन भी होता है, मीटिंग वगैरह करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ये आपको ये आनी चाहिए। जब भी आप किसी अच्छे एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, वो पढ़िए एक बार। मैं एक बार अपने आप को हटा देता हूं जिससे कि आप देख पाए ढंग से। क्या दिया हुआ है? कंसीडर द फॉलोइंग, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज बोथ ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। मार्क्सवाद वाला सोशलिज्म है कि इंडिया का, या नेहरू वाला सोशलिज्म है। दूसरा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड्स फेथ ओनली इन पब्लिक सेक्टर, इन द पब्लिक सेक्टर। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पुअर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनइक्वालिटी ऑफ ए अपॉर्चुनिटी। स्टेटमेंट नंबर 3 आ गया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आपको बताना कि अब कौन से स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग और राइट है। अगर आप सारे ये क्वेश्चन कर रहे हैं इस सीरीज वाले, तो इसमें बहुत बार सोशलिज्म का जिक्र आया है, कम्युनलिज्म का जिक्र आया है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस का जिक्र आया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो एनसीईआरटी +1-2 के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, आमतौर पर क्या है कि आप जो नॉर्मल किताब होते हैं उसमें ऐसे मिलेंगे नहीं। तो और स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और कुछ हद तक एसएससी में भी पहले पूछे जाते थे, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं ये, और क्या है इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो, पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, तो दोनों तो हो नहीं सकती, ये तो है नहीं, ये है। यहां पे क्या प्योरली, यहां पे देखिए, समझिए इसको, जो मैं एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा तो आप इसको समझ पाएंगे। पहले मैं एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं जिससे कि आप बिल्कुल इस चीज को समझ पाए। तो राइट आंसर क्या है इसका? पहले तो राइट आंसर मैं बता देता हूं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पुअर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
ओनली इन पब्लिक सेक्टर है, ये गलत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी तो है। जैसे कि इंडिया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यहाँ पे इंडिया में, और वो सोशलिज्म किस तरह के, मिक्स्ड इकोनॉमी वाली सोशलिज्म है। मतलब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में फेथ हो ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर वाले भी फेथ है। ठीक है, जो हार्डकोर कम्युनिज्म जो होती है ना, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, उसका फेथ होता है कि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की चीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट की चीज, स्कूल भी गवर्नमेंट के, जॉब भी गवर्नमेंट की, सब कुछ गवर्नमेंट का होगा प्योरली। मतलब दवाइयां भी गवर्नमेंट की होगी, आप राशन पानी भी गवर्नमेंट का होगा, वो दुकानें भी वहां पे, कि सब्जी की दुकान भी गवर्नमेंट की होगी, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, उसको कम्युनिस्टिक सोशलिज्म बोलते हैं, मार्क्सवाद वाला सोशलिज्म बोलते हैं, लेनिन वाला सोशलिज्म बोलते हैं। जो इंडिया वो इतना रिजिड नहीं है, इतना रिजिड हो कि सारी चीजें गवर्नमेंट की हो और इस गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखे कि हर बंदा भूख से न मरे। तो एक्चुअली में वही तो फेल हुआ ना, रशिया फेल होने के पीछे यही तो रीजन था। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, उसमें दोनों तरह के होते हैं, जिसमें कि एंड ऑब्जेक्टिव होता है गरीबी को खत्म करना, इग्नोरेंस, डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, थोड़ा इसका डेफिनेशन पढ़िए पूरा, इससे थोड़ा और समझ में आएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब आप बार बार पढ़ेंगे, अलग अलग एंगल से पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन से कोई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म समझ में नहीं आना है। ठीक है, तो जब ये सारी सीरीज हो रही है ना, और फिर आप रेफर भी करेंगे, कभी गूगल से मत्था मारेंगे, कभी कुछ से एनसीईआरटी से मत्था मारेंगे, तो ये चीजें समझ में ज्यादा आएगी। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ऑल्सो नोन एज ए स्टेट सोशलिज्म। तो ये वाले जो सोशलिज्म होते हैं वो स्टेट सोशलिज्म होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि स्टेट का पूरा कंट्रोल होता है, स्टेट का पूरा कंट्रोल होता है, विच इन्वॉल्व्स द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। की प्रोडक्शन भी राज्य की मतलब सरकार करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार करेगी, सरकार के पेट्रोल पंप होने सिर्फ, और सरकार की हर चीज होनी है। एंड अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्राइवेट आपके कोई जमीन नहीं होगी ना आपका घर होगा, रहने के लिए भी आपको सरकार ही देगी। मतलब इतना हार्डकोर होता है वो डेमोक्रेटिक। सोचिए कि जब सब कुछ ही सरकार करेगी, घर भी आप सरकार देगी, जमीन भी मतलब दवाइयां भी सरकार, सब्जी भी सरकार, खाना भी सरकार, सब कुछ सरकार, तो काम कौन करेगा? यही वजह है ना फेल होने की कम्युनिज्म का। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है उसमें दोनों तरह के होते हैं कि भैया पब्लिक सेक्टर की भी कुछ होगी, सरकारी स्कूल भी होंगे, तो प्राइवेट स्कूल भी होंगे साथ में, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। एज द सुप्रीम कोर्ट सेज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लीनिंग हेवीली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। तो आप जो फंडामेंटल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, वहां पे आपने गांधीयन फिलोसफी भी पढ़ी होगी, गांधीयन सोशलिज्म भी पढ़ी होगी, जिसमें कि ग्राम स्वराज है, गौ हत्या वाला भी था, कुछ एक चीजें ऐसी पढ़ी होगी आपने। तो साथ में क्या ये इंडिया का क्या है कि दोनों टाइप के मिक्स करता है इंडिया, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहलाता है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का भी काफी ज्यादा है। धीरे धीरे 1991 के बाद में इंडिया है वो ज्यादा है, वो सोशलिज्म के बजाय वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अमेरिकन टाइप की इकोनॉमी में ज्यादा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं, कीजिए इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक स्टेटमेंट मैं पढ़कर सुनाऊंगा आगे जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वो स्टेटमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अपने बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने बारे में, वो देखिए आप बहुत ढंग से समझने की कोशिश कीजिए अगर आपको पॉलिटी समझनी है तो। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसका आंसर तो है कॉन्स्टिट्यूशन, शायद आप दे भी दें और समझ भी लीजिए कि सुप्रीम लॉ है लैंड का, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है। असर्टिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन 2007। इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और वो क्या बोलता है कि दैट इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इवन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री कैन नॉट डिलीवर ए जजमेंट विच वायलेट्स इट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सुपीरियर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ी है इसने, और ये लाइन एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकती है। अगर आप मेंस का एग्जाम देंगे किसी एग्जाम में तो ये सीधी लाइन करके और पूछा जा सकता है कमेंट
कि मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग है चीजों की या नहीं है, कि जजमेंट देते टाइम में सुप्रीम कोर्ट महान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन महान है, हम तो उसके नीचे काम कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट आई है। रूलिंग वाज हैंडेड डाउन बाय बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस ए के माथुर एंड मार्कंडे काटजू। काटजू आप जानते हैं, काफी चर्चा में भी रहते हैं, हार्ड कोर वो जनता की बात करते हैं, और उन्होंने जजमेंट दिया भैया सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्रॉ कर रहा है, वो सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड तो वो है। आगे देखते हैं क्या बोला जाता है, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द नगर पालिका बिल पास्ड। तो ये इसका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर भी दे देंगे। क्या है देखिए, देखो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, उसका संबंध था पंचायतों से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड, और नगर पालिका है उसका संबंध था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74वां संवैधानिक संशोधन है नगर पालिका, जिसको नगर पालिका एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 बोला जाता है। अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है ये। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मैकेनिज्म, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर मेजोरिटी रूल, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, कॉमन पॉलिटिकल थिंकिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी। यहां पे इसका बात पहले भी आई थी जब हम लोग ये सारे डिस्कस कर रहे हैं इस दौरान में, ठीक है। तो जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो मेजोरिटी रूल बताता है। मेजोरिटी रूल जैसे कि राज्यसभा में होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, तो जिस राज्य में ज्यादा वोट होते हैं जिस पार्टी के, वही जीत जाती है। ये मेजोरिटी रूल कि कौन ज्यादा पावरफुल है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया है। ऐसे ही जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वहां पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये देखने के लिए कि कौन है वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब सबसे ज्यादा वोट किसको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी रूल वो बताता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 535, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 535, और मैं अपने आप को हटाता हूं जिससे कि आप देख सकें इसको, क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर। अब सीधा आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर, और कुछ फीचर्स दिए हुए हैं आपको, निम्न 4 फीचर्स दिए हुए आपको, 4 स्टेटमेंट दिए, बताना क्या आपको कि कौन से फीचर इससे संबंधित है। 1935 वाले एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से फीचर्स हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला है अबोलिशन ऑफ डायरकी इन द गवर्नर प्रिंसिपल। यह बात बिल्कुल सही है कि राज्यों में डायरकी खत्म कर दी गई थी और केंद्र में डायरकी आई थी, ठीक है, केंद्र में डायरकी सिस्टम आया था, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस दौरान क्या है, इस एक्ट के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की बात हुई थी, तो यह बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, अबोलिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। धर्म के या किसी समूह के आधार पर रिजर्वेशन है, यह कोई अबोलिश नहीं किया गया था, इसमें कंटिन्यू किया गया था, तो यह बात गलत हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स, यह बात बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा है ये स्टेटमेंट 4, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ 7 मेंबर टीम ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। थोड़ा आसान क्वेश्चन बोल सकता हूं, क्या है कि 7 मेंबर की ड्राफ्टिंग कमेटी थी। आपको पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। तो बताना कि आपको कि उसमें 7 में से कौन है वो निम्नलिखित में से नहीं था, इसमें से कौन नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये तीनों थे। अब देखिए 7 का मैं नाम बताऊंगा, इससे आपको पता चल जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। तो जो ऑब्वियसली क्या है कि चेयरमैन तो थे डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन इसमें साथ में क्या है कि गोपाला स्वामी अयंकर भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, अयंकर भी थे और अय्यर भी थे, और मुंशी भी थे, सदाउल्ला थे,
और क्या है कि एन माधव राव और टी कृष्णाचारी, ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसने कि संविधान एक्चुअली में बनाया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ साइमन कमीशन। तो आपने साइमन कमीशन, भारत आओ, भारत वापस जाओ, इस तरह के नारे वाली चीजें सुनी होगी। आपको ये बताना है कि साइमन कमीशन है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था, कौन सा सदस्य नहीं था, ये बताना आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, इसको रट्टे मारने वाला क्वेश्चन है। लियोन कुर्टिस है, वो इसके सदस्य नहीं थे। जो इसके 7 सदस्य थे वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, चेयरमैन थे इसके, वो थे जॉन साइमन, फिर एटली थे, लॉसन थे, कैडोगन थे, हार्टसन थे, लेन फॉक्स थे और होवार्ड थे। ये 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के। ठीक है जी, याद कर लेने, ये भी कुछ एक जब डीप में रट्टे वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो ये भी हो जाता है। आगे देखते हैं कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन हुआ था 2002 में, जिसको कि 86वां संवैधानिक संशोधन बोला गया। पुट्स ड्यूटी ऑन पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड इन द एज ऑफ, कि जब संविधान में ये संशोधन हुआ था और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था 11वीं ड्यूटी के रूप में, तो बताना है आपको कि कितने साल के बच्चों को ये स्कूल जाने के लिए बोला गया, पेरेंट्स को और वार्ड्स को, कि आपकी ड्यूटी है उनको भेजिए स्कूल। ठीक है, तो कितना आंसर क्या होगा इसका? 6 से 14 साल के बच्चों का, 6 से 14 साल के बच्चों का। और आर्टिकल ये याद रख लेना 51A आर्टिकल है जो कि अमेंड किया गया था, और क्लोज आफ्टर द क्लोज जे द क्लोज के वाज एडेड, एक क्लोज ऐड कर दी गई थी जिसमें कि ये लिखा हुआ है। आगे है द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट मस्ट, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, एमिनेंट सिटीजन ऑफ द स्टेट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा ये आपको बता देना है। ठीक है, क्या सत्य होगा ये बताना है। इसका राइट है क्या आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मंत्री, वो चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वो किसी का भी मंत्री हो सकता, मंत्री होना, वो उसका सदस्य होना जरूरी है। अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर वो सदस्य बन जाए किसी भी हाउस का। आगे हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट है इसको गलत कर सकते हैं। डिप्टी गवर्नर के साथ में चाहे तो आप क्या है कि लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल, ठीक है, यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं, डिप्टी गवर्नर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इसको गलत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे सकते हैं। देखो, जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, वो उसका कंपोजिशन है, उसका एक्ट बिल्कुल अलग है। आप किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी या क्या है किसी जो देश की विधानसभा है उसके साथ कंपेयर नहीं करना, राज्यों की जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करना। ये अपने आप में बिल्कुल अलग है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो ए, और बहुत सारे बच्चे इसको क्या देंगे? सी देंगे। ये ए है वो राइट आंसर है और इसका सी गलत है। रिकमेंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, थोड़ा पढ़ लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर हुज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। और अगर आप देखेंगे बाकी जो यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है, वहां पे बात आएगी ना तो वहां पे गवर्नर होता है अपॉइंटमेंट वाला। ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या है कि थोड़ा उल्टा स्टोरी, इसलिए याद रख लेना ये बिल्कुल यूनिक केस है। आप जो एनसीटी है, जो दिल्ली का एक्ट है, उसमें आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये डिफरेंट चीज है। ठीक है, आपको गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 541 है, 541 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। 3 स्टेटमेंट दी आपको और बताना है कि निम्नलिखित में से तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी गलत या ठीक है, कौन सी गलत या ठीक है। तो क्या है? पहली स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बताता है, का प्रतीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टेबुलेटेड इन प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी। अब देखो वहां पे थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया है। द टर्म डेमोक्रेटिक यूज्ड इन प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस ओनली पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी।
3 स्टेटमेंट आपके सामने, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत या सही है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे ढेर होते हैं और वो रट्टे वाले क्या कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो छोटे वाले एग्जाम है ना उस तक उनकी पहुंच है, बड़े वाले के लिए वो कोशिश नहीं कर रहे, ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझिए कि पॉलिटी को समझना भी जरूरी होता है। ये तीसरी स्टेटमेंट गलत बिल्कुल है, बिल्कुल साफ दिया कि डेमोक्रेसी, वहां पे जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है ना, वहां पे लिखा है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तो यहां पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात नहीं आई, इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं आई, ये गलत होगी स्टेटमेंट। अब पहले दूसरी स्टेटमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन और पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है, रिपब्लिक से है। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जनता है वो सर्वोपरि है, जनता इन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, जनता ही संविधान बना रही है, जनता ही सर्वोपरि है, मालिक है जनता। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी जहां पे वो लिखी है वो पॉपुलर सोवरेनिटी की बात कर रही है। सोवरेनिटी किस तरह की, सोवरेनिटी का मतलब जनता के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, रिपब्लिक की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कांसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। मतलब कि जो स्टेट है वो सभी धर्मों का समान आदर करेगा, ठीक है ना, सपोर्ट करेगा सभी को, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो राइट आंसर क्या है, ए और 1 और 2 है, तो इसका मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी 1 और 2 इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। तो ये एक बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलती है, मेंस में भी कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज स्टिपुलेटेड इन प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज पोसेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। और टर्म डेमोक्रेसी यूज्ड इन प्रियम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 542 क्वेश्चन है और उसमें क्या है, व्हेन द लोकसभा पासेस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब ये फिलोसफिकल टाइप के क्वेश्चन थे जो पीछे हमने देखे थे, अगर आप 3-4 बार रिवीजन कर लेते हैं, जो पीडीएफ सॉल्यूशन वीडियो उनका 3-4 बार कर लेंगे रिवीजन, तो आपके दिमाग में सारी विचारधारा है ना, क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक बार में क्या है कि थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ आपने की छोटी मोटी किताब, उससे बात शायद न बने। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि व्हेन लोकसभा पासिस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, लोकसभा में क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है मंत्रियों के खिलाफ, अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम के खिलाफ। ठीक है, ऑल मिनिस्टर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा हैव टू रिजाइन, ऑल मिनिस्टर इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा हैव टू रिजाइन, बोथ ए एंड बी, ओनली द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों को ही रिजाइन करना पड़ेगा, सिर्फ लोकसभा का एमपी हो या राज्यसभा से एमपी हो या मंत्री कहीं से बना हो, सभी को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को सभी को रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा के खिलाफ लोकसभा में पास हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लोकसभा में जो मंत्री थे वो सारे बाहर हो गए। जो मंत्री होते हैं ना वो सरकार के होते हैं, वो सरकार ही गिर गई है। When a person lost his citizenship in India, जब एक आदमी है सिटीजनशिप लॉस्ट करता है, नागरिकता खो देता है, कब खो देता है। ठीक है, मतलब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि नागरिकता खत्म कब हो सकती है। When he acquires foreign citizenship, when he renounces the citizenship, when government deprives citizenship for some reason, कि या तो गवर्नमेंट क्या है उसकी नागरिकता कैंसिल मार दे, या वो खुद त्याग दे, रिनाउंस कर दे, या क्या है कि वो अक्वायर कर ले। तीनों सिचुएशन में ही उसकी नागरिकता है वो चली जाएगी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका आंसर है, तीनों केसेस में ये चली जाएगी। 3 तरीके हैं नागरिकता खोने की, रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो यहां पे आ जाता है कि राज्यों के जो गवर्नर होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल उसको डील करता है, कौन सा आर्टिकल उसको डील करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये रट्टे वाले क्वेश्चन है आपको। ठीक है, ये रट्टे वाले हैं, तो 153 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम ए प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ध्यान से पढ़ना कि ये पता चला आउट हो जाए, इसमें भी इस बात पे ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को कि कहीं आउट ना हो जाए। 35 years of age, he should be eligible to elected as a member of Rajya Sabha, must be an Indian citizen, या डी ओनली ए एंड सी। इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपने राष्ट्रपति के लिए जो क्वालिफिकेशन है, नागरिक योग्यताएं हैं कि क्या क्या राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए, वो चीजें पढ़ी होगी। उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताओ ये कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि इसको गलत कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। यहां तो ठीक है बात, और ये दो तो ठीक है, ये शायद आप बता देंगे भारत का नागरिक और 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा का जो मेंबर बनने वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये राज्यसभा आ गया, यहां पे कट हो गया, ठीक है ना। देखो आर्टिकल 58 में ये बात, और क्या है कि भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, लोकसभा का मेंबर हो और कोई लाभ के पद पे आसीन नहीं हो, ठीक है, ये बातें लिखी हुई है वहां पे। हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न एंड निशाने पाकिस्तान। जैसे भारत रत्न है सबसे बड़ा अवार्ड भारत का, और वैसे ही क्या एक सबसे बड़ा ऑनर पाकिस्तान का वो निशाने पाकिस्तान है। तो वो कौन से प्राइम मिनिस्टर भारत के रहे हैं, कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको कि दोनों अवार्ड मिल चुके हैं, भारत रत्न भी मिल चुका है और निशाने पाकिस्तान भी मिल चुके हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए, देखो जो मोरारजी देसाई है उनको ये अवार्ड मिला है। इंदिरा गांधी की 36 का आंकड़ा था पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ने में इंदिरा गांधी का बड़ा योगदान था। मतलब कि बांग्लादेश को अलग किया, ईस्ट पाकिस्तान होता था वो बांग्लादेश बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, इंदिरा गांधी को तो ऑब्वियसली क्या सबसे बड़ी दुश्मन का अवार्ड हो तो वो दे देंगे वो। अब आ जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस टाइम में दोनों बने ही थे, ठीक है, और ऐसे कोई ग्रेट रिलेशनशिप की बात या वो बात हुई नहीं थी। मोरारजी देसाई थे ना, उन्होंने क्या है काफी कोशिश की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते काफी अच्छे हों, कोशिश की थी, और उनका मेन एजेंडा में शामिल था। क्योंकि इंदिरा गांधी को हराकर वो आए थे, तो मोरारजी देसाई ने काम किया था इस मुद्दे के ऊपर, तो वो पाकिस्तान ने उनको ये अवार्ड दिया था उस टाइम में। पीस इनिशिएटिव काफी लिए थे। आगे है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्जर्व एज सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस के रूप में किस प्राइम मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? कौन सी बर्थ एनिवर्सरी है, किस प्राइम मिनिस्टर की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? राजीव गांधी। राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज कैन मेक लॉज ऑन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सी यूनियन टेरिटरी है वो कानून बना सकती है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी या लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी है। जैसे दिल्ली है और पुडुचेरी, इन दोनों में मेजर फर्क क्या है कि दिल्ली है ना, अंडर द कंस्टिट्यूशनल स्कीम दिल्ली है, उसके पास पावर है लेजिस्लेट करने की ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड। इसका मतलब क्या है? लॉ पे और लॉ और ऑर्डर पे और लैंड के ऊपर वो कानून नहीं बना सकती दिल्ली। जबकि पौंडीचेरी है वो लेजिस्लेशन कर सकती है कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर कर सकती है। इसका मतलब वहां पे कोई बंदिश नहीं है। तो ये पौंडीचेरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट से संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो है डी, आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 वो पार्लियामेंट से रिलेटेड करता है। क्या बोलता है आर्टिकल? आर्टिकल बोलता है कि प्रेसिडेंट होगा, 2 हाउसेस होंगे, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगी और हाउस ऑफ द पीपल होगी, 2 हाउसेस का नाम। तो ये आर्टिकल वो बताता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द प्रीवियस प्रोविजंस रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है वो डील करता है? हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा डील करता है? तो हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल डील करता है वो है 214 से लेकर 231 आर्टिकल हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने इस सेशन में किए हैं। उम्मीद करता हूं 50 में से आपके 40 से अगर अब वो ठीक है तो इसका मतलब अच्छी खासी आपने पढ़ाई कर ली है। अगर कम है तो चिंता का विषय है,
चिंता का विषय है कि आप इतना नहीं पढ़ रहे जितना कि आपको कंपटीशन में आने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।